चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं जो दुनिया में इस समय नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका था। वो अब इरप्ट हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं। और इसी तरह का आज एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, डेवास्टेशन इन सीरिया। आपको याद होगा कि दो महत्वपूर्ण नाम मैं अक्सर लेता रहा हूं, एक तो टर्की याद होगा आपको, और एक सीरिया। अभी पीछे के वीडियोस में मैंने बताया था कि सीरिया जो है वो एक केंद्र बनने वाला है, और वहां पर आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन जैसी परिस्थिति होगी। और एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने कहा था कि कई देश कन्फ्रंटेशन में शामिल होने वाले, जिसमें सीरिया का नाम लिया था और उस क्षेत्र का नाम लिया था। तो आप ये दो महत्वपूर्ण जो हम नाम लेते रहे हैं, वो दोनों ही इस समय बहुत तेजी से न्यूज में आ रहे हैं, फ्रंट पे आ रहे हैं। तो चलिए, ये वीडियो बता रहा हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है सीरिया में, पिछले लगभग 3-4 दिनों से वहां न्यू डेवलपमेंट्स हुए हैं और उसके क्या परिणाम होने जा रहे हैं, वहां क्या आखिर है, क्या खिचड़ी क्या है, वो मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। और क्या आगे दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। एस्ट्रोलॉजिकली उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। चैनल अभी तक आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए ग्रुप्स में, और कंटेंट्स अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि हिजबुल्ला और इजराइल का युद्ध जो था वो एक ट्रूस हुआ था, उसमें जिसको युद्ध शांति कहते हैं, वो आपस में समझौता हुआ था। और जिस दिन से ये समझौता हुआ उसी दिन से सीरिया में एक नया युद्ध भड़क गया। तो सीरिया जो है, पहले उसके बारे में समझ लें। सीरिया एक आपको पता है मुस्लिम कंट्री है, मेनली उसमें जो शासक हैं और जो लोग हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम संप्रदाय को बिलोंग करते हैं। उसका जो टोटल एरिया है भारत से बहुत छोटा है। वो भारत का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 32 लाख 87 हजार, ऐसे मान लो 32 लाख प्लस है स्क्वायर किलोमीटर। जबकि सीरिया का जो टोटल एरिया है वो लगभग 180 है। इसका मतलब है 1,85,180 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इंडिया से छोटा, काफी छोटा है, और उसका जो दुनिया के उसमें काफी नीचे पायदान में 80 से भी ऊपर क्षेत्रफल की दृष्टि से उसका नंबर आता है। तो इसका मतलब सीरिया बहुत बड़ा नहीं है। इसकी बहुत अच्छी संस्कृति रही है, किसी कालखंड में बहुत नाम था इसका, इसकी एक सभ्यता थी। लेकिन वो आज क्या हुआ है, आज बुरा हाल हो गया है वहां का। वहां पर जो शासक हैं इस समय वो रूस के द्वारा और ईरान के द्वारा समर्थित है। रूस उनको पूरी तरह समर्थन देता है, उसके बदले में रूस के वहां पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां उनके जिसको कहते हो रक्षा के इंस्टॉलेशंस हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने फ्लाइट्स के लिए भी व्यवस्था वहां बना रखी है, पूरे उनके अलग अलग केंद्र हैं। ईरान के भी वहां पर बहुत अलग अलग केंद्र हैं, जिनको आप कहते हो आर्मी इंस्टॉलेशंस, और पूरा रक्षा का उन्होंने भी बना रखा है। और सॉरी, विशेष बात क्या है कि जब कोई देश कमजोर होता है, तो सीरिया हमारे सामने एक उदाहरण है। तभी हम कहते हैं देश का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जैसे ही कमजोर हुआ, आपका परिवार कमजोर, घर कमजोर हुआ, दूसरे तुरंत उसमें इंटरफेरेंस करना शुरू कर देते हैं। घर का मुखिया, और घर अगर प्रॉस्पर होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती है आपके घर में इंटरफेयर करने की। जब आप कमजोर होते हैं तब ये काम होता है। ठीक यही देश में होता है। जब शासक कमजोर होता है, या जब हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, वो संसाधन नहीं होते, तो दूसरे देश अतिक्रमण करते हैं और हमारे देश को खा जाना चाहते हैं, अपने में मिला लेना चाहते हैं, उसका मिसयूज करना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, उसके रिसोर्सेज को अपने लिए प्रयोग करना चाहते हैं। यही सीरिया में हो रहा है। आप हंसोगे, सीरिया में जो कुछ हो रहा है वो विशेष है। वहां कितने कंट्रीज हैं देखिए,
अमेरिका, अमेरिका के इंस्टॉलेशंस, रूस के इंस्टॉलेशंस, ईरान, ईरान के इंस्टॉलेशंस, टर्की, टर्की के इंस्टॉलेशंस, सीरिया खुद है ही है, इजराइल का इंटरफियरेंस पूरा पूरा, जब चाहता है इजराइल वहां पर बॉम्बार्डिंग कर देता है, इजराइल के भी वहां पर इंस्टॉलेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया के जो की कंट्रीज है, महत्वपूर्ण कंट्रीज है, वो सबका इंस्टॉलेशन वहां पर है। चाहे तो उनके द्वारा समर्थित गुट हैं जिनको आतंकवादी गुट कहते हो, लेकिन वो उनको लड़ाके कहते हैं, और चाहे उनका डायरेक्ट इंटरफियरेंस है। अब ये जो लड़ाके हैं, विशेष बात ये तो हो गए देश, अब जो लड़ाके तथाकथित हैं जिनको हम लोग जनरली आतंकवादी कहते हैं, अतिवादी कहते हैं, वो भी दुनिया के हर क्षेत्र के वहां आपको मिलेंगे। वहां तालिबान भी मिलेंगे, वहां आईएस भी मिलेंगे, वहां पर आपके जो हिजबुल्लाह है वो भी मिलेगा, हूतीस वो भी मिलेंगे। वहां पर आपको कोई भी ऐसा आतंकवादी गुट नहीं है जिसके सदस्य नहीं मिलेंगे, जिसके इंस्टॉलेशंस नहीं मिलेंगे। तो जब ऐसी खिचड़ी किसी देश में हो तो उस देश का क्या हाल होगा आपको समझ सकते हो। और वही हो रहा है कि जो रूस द्वारा समर्थित, जो वहां पर असद की सरकार है, इस समय राष्ट्रपति हैं वहां के, उनको उनका तख्ता पलट करने का प्रयास चल रहा है, और उसमें कई आतंकवादी गुट शामिल है, जिसमें आईएस भी शामिल है, और साथ ही साथ इजराइल शामिल है, अमेरिका शामिल है, अमेरिका द्वारा जो समर्थित गुट है वो शामिल है, तालिबान भी उसमें शामिल है। विशेष बात, वैसे अमेरिका तालिबान और आईएस की बनती नहीं है, लेकिन वहां पर ये, तो वहां की खिचड़ी समझना बहुत मुश्किल है। वहां टर्की भी बहुत महत्वपूर्ण देश, आपको पता है, उसने भी अपने इंस्टॉलेशंस बनाए हुए हैं, और उसके द्वारा समर्थित गुट भी वहां पर हैं। वहां कुर्द मिलेंगे आपको, उनके भी गुट आपको। तो इसका मतलब एक ऐसा देश जिसकी आप एनाटॉमी समझ नहीं सकते हो, उसका व्यवहारिक ज्ञान करने के लिए आपको बहुत कसरत करनी पड़ेगी, और बाद में आप कहोगे यार ये क्या है, कोई किसी का समर्थक, कोई किसी का समर्थक, कोई किसी को, वहां आपस में लड़ रहे हैं। रूस और टर्की अभी एक फ्रंट पे दिखाई दे रहे थे, और वहां रूस टर्की के उन पर आक्रमण कर रहा है, टर्की रूस के उन पर आक्रमण कर रहा है, क्योंकि असद तो रूस द्वारा समर्थित है, तो टर्की उनके अगेंस्ट वहां पर कर रहा है। इसी तरह से ईरान, रूस वहां एक मंच पर है, अमेरिका, इजराइल और टर्की अलग मंच पे आ गए हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि एक बहुत ही विषद परिस्थिति वहां पर है। और वहां अभी पिछले दिनों में देखा कि एक वहां शहर है बहुत ही महत्वपूर्ण, एलेप्पो जो है, और इसके अलावा एक और शहर है, उस पर इस समय बहुत भीषण बमबारी चल रही है और लड़ाई चल रही है, इडलिब के नाम से। तो इसका मतलब इडलिब और अलेप्पो, ये दो शहर जो है उन वहां लड़ाई चल रही है। रूस लगातार वहां बम फेंक रहा है, अमेरिका वो बमबारी कर रहा है, इजराइल वो बमबारी कर रहा है, टर्की वो बमबारी कर रहा है। इसका मतलब सब बमबारी कर रहे हैं एक दूसरे समर्थित गुटों पर। तो ऐसा आपने युद्ध कभी नहीं देखा होगा। विशेष बात, कौन किस पर बमबारी कर रहा है, कहां कर रहा है, भाई ये तो विषद परिस्थिति है। तो अब वहां होगा क्या, ये तो सब बहुत बुरी परिस्थिति वहां पर बन रही। मैंने बताया था कि एक नया फ्रंट, एक नया सामने आएगा बहुत जल्दी। तो वो आप देख पा रहे हैं कि सीरिया की परिस्थितियां एक बन रही, जहां पर 6 देश आपस में, इसमें कुछ और भी देश शामिल हो सकते हैं अभी, तो वो एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं। अब वहां पर सोचो, ह्यूमन एरर किसी भी पॉइंट पर एक बड़े युद्ध को जन्म दे देगा। अमेरिका भी है तो रूस भी है, दोनों के इंस्टॉलेशंस हैं, दोनों के सैनिक हैं, दोनों के द्वारा समर्थित अलग अलग गुट हैं। तो थोड़ी सी भी कोई किसी तरह की गलती और एक बड़े ब्लास्ट को जन्म दे देगी। आप देख रहे हैं ब्लास्ट जबरदस्त हो रहे हैं वहां पर, वहां वो परिस्थितियां हैं जो असामान्य हैं इस समय। अब होगा क्या, होगा ये परिस्थिति ये होगी कि ये लगेगा कि ये इनका शासन पलट दिया गया है, असद का शासन पलट दिया, क्योंकि जो दूसरा गुट है वो पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है और वो परिस्थितियां अपने उसमें लेने के लिए। लेकिन रूस जो है वो भयंकर बमबारी भी करेगा, और साथ ही साथ हिजबुल्लाह और बाकी कुछ जो ग्रुप हैं वो फ्रंट पे पहुंचेंगे और इनका भीषण युद्ध होगा। और उस युद्ध के बाद ये तो पक्का मान लीजिए आप कि असद को जाना पड़ेगा। असद यहां से ज्यादा समय के लिए नहीं रहेंगे। हां, उसके बाद कौन सत्ता में आएगा ये इन देशों में जरूर टसल चलने वाली है कि वो किसका समर्थक होगा। तो
वहां पर भीषण युद्ध दिखाई दे रहा है, बर्बादी दिखाई दे रही है, वहां पर फ्लेयर्स और राख दिखाई दे रही, ऐसे जिनको आप कहते हो। वहां बहुत बड़ी संख्या में लोग मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। टोटल जनसंख्या ही वहां पर 2,32,00,000 के लगभग है, अगर माने तो इतनी ही लगभग पड़ती है, जाके 24 मिलियन मान लो ज्यादा से ज्यादा। उसमें से जाने कितने पलायन कर चुके हैं, कम से कम 4 मिलियन तो पलायन कर चुके हैं। कई तो टर्की में रह रहे हैं, कई ईरान चले गए, कई और देशों में पलायन कर गए, तो वहां की जनसंख्या बहुत कम रह गई। और ये जो चल रहा है कन्फ्रंटेशन, याद रखना इस कन्फ्रंटेशन में लगभग 35 से 40 हजार लोग फिर मारे जाएंगे। 35 से 40 हजार लोग मारे जाएंगे, और जाने कितने बेघर हो जाएंगे, और कितने 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 वहां अपंग हो जाएंगे, हैंडीकैप, उनका कोई कहीं से रिकॉर्ड प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल बर्बादी वहां पर दिखाई दे रही। ये वहां पर संघर्ष, आप ये मत समझिए सामान्य सा संघर्ष है, नहीं, ये बहुत बड़ा संघर्ष है, और ये आसानी से खत्म नहीं होगा। कारण उसका यह है कि ये जो विरोधी गुट है अमेरिका और इजराइल के द्वारा समर्थित है, साथ ही साथ टर्की भी उसमें शामिल है, और दूसरी तरफ रूस, देन सीरिया का जो वर्तमान शासक है असद, और ईरान। तो ये तीन देश तो सामने आमने हैं बिल्कुल। इसके अलावा जो अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर रहे हैं, जो अरब कंट्रीज हैं उनकी सहायता, फिर जो चाइना है पीछे से अपना हाथ फैला रहा है, तो ये एक तरह से वो केंद्र बनता जा रहा है। तो विश्व युद्ध की जब हम बात करते हैं, विश्व संघर्ष की, तो और क्या होता है, सब देख लीजिए की कंट्रीज वहां पर हैं, मुख्य कंट्रीज सब लड़ रहे हैं किसी, सबके एक दूसरे के विरुद्ध, और एक चिंगारी, और क्या होगा आप समझ ही सकते हो, जो कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं। तो ये परिस्थितियां वहां पर हैं टर्की में, और वहां पर अभी ये खत्म होने वाला नहीं है ये संघर्ष, ध्यान रखिए। अभी हमने इसको 21 दिसंबर तक कैलकुलेट किया है, 21 दिसंबर तक बहुत बड़ी तबाही वहां पर हमें दिखाई दे रही है, बहुत लोग मारे जाने हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा लॉस होना है। इधर रूस और यूक्रेन में भी मैं बता चुका हूं कि ये मंथ बहुत ही खतरनाक है, यहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत परिस्थितियां खराब होंगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अल्टीमेटली यूक्रेन को सरेंडर करने की परिस्थिति में आना पड़ेगा, वहां के सैनिक भागना शुरू कर देंगे, वहां के जनरल्स जो है वो भाग जाएंगे, सरेंडर करना शुरू कर देंगे, और अल्टीमेटली वो भी एक सरेंडर की परिस्थिति में उसको आना ही पड़ेगा। आप देख रहे हो धीरे धीरे वो परिस्थितियां वहां पर आ रही हैं। ठीक इसी तरह से यहां पर भी ये युद्ध 21 तारीख तक तो खत्म नहीं हो रहा है, आगे मैं वीडियो फिर दूंगा आपको 21 के बाद का एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन तैयार करके, तब बताऊंगा क्या परिस्थिति है। तो सीरिया में ये परिस्थितियां हैं, और ये और ज्यादा अभी ब्लास्ट होंगी, ज्यादा वहां पर डिस्टर्बेंसेस होंगी, क्योंकि जो वहां की परिस्थिति है वो बहुत जटिल है, और वहां एक ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे अपने अपने इंटरेस्ट जो है, अपने अपने हथियारों का प्रयोग उस पॉइंट पर कर रहे हैं, क्योंकि वो एक कमजोर देश है, उसका शासक कमजोर है। अगर यह देश मजबूत होता तो किसी की जरूरत नहीं थी कि उसके देश में जाके एंट्री करता, जैसे इंडिया आज है, यहां पर किसी की एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि ठीक है हम बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, पर इतने पावरफुल हैं कि हम उनको रोक सकते हैं, हम इनको नहीं घुसने दे सकते। लेकिन जिस दिन हम भी कमजोर हो गए, हमारी सत्ता कमजोर आ गई, हमारे शासक कमजोर आ गए, या वो विदेशों से मिले हुए उन्होंने जिस दिन देशवासियों के विरुद्ध गलत आचरण, या कह सकते हो ऐसी पॉलिसीज लागू करनी शुरू कर दी, उस दिन हमारा देश भी कमजोर हो जाएगा, हमारी रक्षा कमजोर हो जाएगी, और हम भी यही सब कुछ फेस करेंगे। तो यह सीरिया एक बहुत बड़ा उदाहरण है सभी देशों के लिए, कि जो देश कमजोर होता चला जाता है वहां सबकी एंट्री होती चली जाती है, दुनिया का हर गुट वहां पहुंचता है आतंकवादी, दुनिया का हर देश वहां पहुंचता है, हर देश चाहता है हम लूट लें ज्यादा से ज्यादा, जो ये मौका मिला है वहां ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना चाहता है अपना नेटवर्क का। तो बस यही हो रहा है सीरिया में, और ये लड़ाई काफी बढ़ने वाली है, आपस में इनके संघर्ष की परिस्थितियां बढ़ने वाली हैं। 21 दिसंबर तक देखिए आप, बहुत कुछ होने वाला है, ध्यान रखिए। 21 दिसंबर तक जब मैं आपको कह रहा हूं तो आप देखेंगे कि कई शहरों में ये लड़ाई बढ़ रही है और हजारों लोग मारे जा रहे हैं। जो संख्या निकल के आती है युद्ध में कितने हताहत हुए वो बहुत कम आती है,
कितने मरते हैं, तब कितने दिए जाते हैं। तो ये वहां पर खाने की परिस्थिति खराब होने वाली है, वहां पर और विपरीत परिस्थितियां होने वाली हैं। तो ये सीरिया की आज की एक कहानी है जो हमने आपको बताई। आगे भी मैं इस पर अगर जरूरत पड़ी तो जरूर वीडियो आपको दूंगा। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जल्द ही आपको किसी और विषय पर दूंगा। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।